नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यहाँ से आपको 3 मार्क का प्रश्न जीविका भर्ती में देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लगभग आपको इस MCQ से लगभग प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। निर्वात में जो है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। यहाँ से वैक्यूम में जो है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होता है प्रकाश की गति निर्वात में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है नाभिक को। कोशिका का नियंत्रण के नाभिक को। और प्रोटीन संश्लेषण में कौन शामिल होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में होता है राइबोसोम शामिल। और कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है नाभिक को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएं। पिछले वीडियो में बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। और मीथेन का CH4। और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O। और ये गैस जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उष्मा को रोकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे ज्यादा हो रहा है अभी इसी गैस की वजह से। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मोसले के द्वारा। हेनरी मोसले के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। इसका रासायनिक सूत्र पानी का H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। CO2 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और O2 क्या हुआ? ऑक्सीजन। और N2 नाइट्रोजन, जो कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में, इसमें लास्ट ऑप्शन में N2 ये है हमारा नाइट्रोजन, जो कि पृथ्वी पे सबसे प्रचुर मात्रा में यही गैस पाया जाता है, N2। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता सीमा ऑडिबल रेंज कितनी होती है? मनुष्य जो है कितनी सीमा तक सुन सकता है? इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अवसर्व ध्वनि कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं। और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रासरव ध्वनि, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो हम लोग हमारे जो है मनुष्य का ध्वनि सुनने की क्षमता है 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के तीसरा गति नियम से। न्यूटन के तीसरा गति नियम पर रॉकेट जो है काम करता है। अगला प्रश्न है,
किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ को। ओ ब्लड ग्रुप को जो है सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता है, जो रिसीवर प्राप्त कर सकता है? तो ये होगा आपका ए बी। ए बी जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है, और ब्लड ओ जो है किसी भी ग्रुप को दे सकता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। सौर सेल का, इसको फोटो वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूर्ण रूप होता है डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, किस तकनीक का उपयोग करके जीवों के आनुवांशिकी की सामग्री डीएनए में हेरफेर किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग करके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा ही जो है हम जीवों में आनुवंशिकी सामग्री में हेरफेर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जबकि एडोब फोटोशॉप एक ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। एडोब फोटोशॉप क्या है इसमें? तो एडोब फोटोशॉप एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बना था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये बना था कौन? ये भारत बना था। दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना था। और ये भारत कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। किस मिशन के तहत? क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस मिशन के तहत जो है 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो चंद्रयान 3 मिशन के तहत। और ये किस अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया था मिशन? तो ये भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, इसरो के द्वारा ये मिशन चलाया गया था, चंद्रयान 3। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक उपसमूह जो कंप्यूटरों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने में सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लर्निंग। इसको क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसमें कि मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है कोई चीज को लर्न कर लेता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है कि क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है? एक उपसमूह जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डाटा से सीखने में सक्षम बनाता है, उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसके चारों तरफ कक्षाओं में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? कक्षा में चारों तरफ घूमना। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। मतलब इसमें न निगेटिव चार्ज रहेगा न पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगला प्रश्न है, किस रोग के इलाज के लिए mRNA वैक्सीन तकनीक का
उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण रूप से सफल रहा? किस इलाज के लिए mRNA वैक्सीन तकनीक का उपयोग कोविड-19 महामारी के लिए महत्वपूर्ण रूप से सफल रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19। कोविड-19। अब mRNA तकनीक का उपयोग करके जो है बीमारी जैसे कैंसर और फ्लू का भी टीका का शोध किया जा रहा है। जिस तकनीक से कोविड-19 का वैक्सीन बनाया था, उसी तकनीक से अब फ्लू और कैंसर का भी टीका का शोध जारी है। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है कि जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये न्यूटन के पहले गति नियम से संबंधित है। और इसमें यह बताता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। यह है लॉ ऑफ इनर्शिया। और जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं कि जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का बहुत सारा एग्जाम्पल है। हम लोग बस में, गाड़ी में अगर तय करते अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते थे। ये सब जड़त्व का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थों को किस पैमाने पर हेरफेर किया जाता है? नैनो प्रौद्योगिकी में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनोमीटर पैमाने पर। नैनोमीटर पैमाने पर। और 1 नैनोमीटर का 1 अरबवां हिस्सा 10 पावर 9 मीटर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर का जो है कितना हिस्सा होता है? तो 1 नैनोमीटर 1 अरबवां हिस्सा 10/9 मीटर होता है। और विज्ञान और इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र जिसमें पदार्थों को 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर हेरफेर किया जाता है, उसे नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष दूरबीन ने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्थाओं और वह ग्रहों पर अध्ययन करने के लिए अभूतपूर्व छवियां और डेटा प्रदान किए हैं, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये एक उन्नत वेधशाला है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। यह हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है और ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्थाओं, आकाशगंगा के निर्माण और वाह्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। JWST इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड को देखता है, जिससे यह धूल और गैस के बादलों के माध्यम से देखा जा सकता है। आज का प्रश्न कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितना भी MCQ प्लस चैप्टर बैच और सब्जेक्ट बैच हम पढ़ा रहे हैं, लगभग आपको यहाँ से जीविका भर्ती में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।